बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड स्प्लाइंस का पेपर जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे जो पहली डेफिनेशन इसमें हम देखने जा रहे हैं कि ज्योमेट्री क्या चीज़ होती है और मैथमेटिक्स में जो ब्रांच है ज्योमेट्री की, उसमें बेसिकली काम क्या किया जाता है। तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो जियो मीन्स अर्थ और मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। ये दो ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो जियो था हमारे पास और दूसरा मैट्रन था। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं कंबाइन करूं, एक अर्थ और दूसरा कौन सा है, मेजरमेंट। ज्योमेट्री का मतलब क्या बन गया कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये तो इसकी फॉर्मल सी डेफिनेशन है। मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या किया जाता है, ये ज्योमेट्री जो है ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है in which we discuss figures in space। मतलब शेप्स को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, स्पेस के अंदर, प्रिजर्व्ड बाय ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। आप सिंपली ये मतलब समझें कि ज्योमेट्री की जो मैथमेटिक्स में जो ब्रांच है ना, उसमें हम क्या काम करते हैं कि हम डिफरेंट शेप्स लेते हैं स्पेस के अंदर। स्पेस 2 डायमेंशनल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल स्पेस भी। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल भी ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल है। हम स्फीयर भी ले सकते हैं, 3 डायमेंशनल है। और इनके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, इनको आगे चल के हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है हमारे पास। तो आपने बेसिकली क्या अभी माइंड में रखना है कि इसे जो हमें ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ना है, इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट शेप्स होंगी। वो कोई लाइन हो सकती है, वो हमारे पास रेक्टेंगल हो सकती है, कोई हमारे पास स्क्वायर टाइप की शेप हो सकती है। उस पर हम क्या अप्लाई किया करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किया करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होती है। मैपिंग मीन्स एक फंक्शन होता है। ट्रांसफॉर्म करना है ना, चीज़ को चेंज करना है, उसमें ज़रूरी नहीं चेंज हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को रफली हम कहते हैं कि ये एक मैपिंग है फ्रॉम वन स्पेस इनटू अनदर स्पेस, ठीक है। मैपिंग मीन्स हमने डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक फंक्शन हमारे पास होता है जिसकी एक क्या होती है, हमारे पास डोमेन होती है और एक क्या होती है, रेंज होती है। और इनके दरमियान में एक क्या अप्लाई होता है, फंक्शन। ये बेसिकली फंक्शन जो होता है ना, इसका एक नाम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि ये एक स्पेस से कोई चीज़ लेता है और उसको किधर लेके जाता है, दूसरी स्पेस के अंदर। ये कोई इनपुट लेता है और हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली वही होती है हमारे पास। अच्छा, ये आपने ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ा होना है, कन्फॉर्मल मैपिंग्स का, जिसमें आप देखते हैं कि एक स्पेस के अंदर कोई एक अब चीज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल बाद इस तरह होता था कि एक स्पेस के अंदर वो ट्राइंगल होती थी, जब आप उसको एक स्पेस से दूसरी स्पेस में ट्रांसफॉर्म करके लेके जाते थे तो आप उधर जाके वो क्या बन गया होता था, सर्कल बन गया होता था। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही काम करती हैं, ये एक स्पेस से किसी एलिमेंट को लेती हैं और ट्रांसफॉर्म करके जब दूसरी स्पेस में लेके जाती हैं उसको, तो मे भी हो सकता है कि उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो गई, जिस तरह भी हो हमारे पास। तो ट्रांसफॉर्मेशंस डोमेन से कोई चीज़ लेंगी और हमें किस में आंसर दिया करेंगी, रेंज के अंदर जो दूसरी स्पेस होती है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं। इसकी डोमेन क्या है जी, आर स्क्वेयर। ये बात इंपॉर्टेंट है कि हमने ज्योमेट्री के अंदर क्या लेनी है, फिगर्स लेनी है ना। ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आर स्क्वेयर से कोई फिगर उठाएगा, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर से कोई चीज़ उठाएगा। वो पॉइंट भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर, वो 2 डायमेंशनल कोई फिगर भी हो सकती है, और इसकी रेंज भी 2 डायमेंशन ही रहनी है। बात समझ रहे हैं ना। इस फंक्शन की डोमेन भी 2 डायमेंशन है और इस फंक्शन की रेंज भी क्या है, 2 डायमेंशन, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। और देखिए इस बार ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसको जो चीज़ हम डोमेन में दे रहे हैं ये वही चीज़ किस में दे रहा है, रेंज में दे रहा है। ये इसमें कोई भी चेंज नहीं लाएगा, जो हम इसको इनपुट देंगे वही हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। इट हैज़ नो चेंज एंड इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग, या इसको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बाद में हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया करेंगे फंक्शन को, कि जो 2 डायमेंशन से कोई चीज़ ले रहा है
और वैसी चीज़ हमें किस में दे रहा है, रेंज के अंदर आंसर में दे रहा है, तो हम इसका क्या नाम दे देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम हम इसको दे देते हैं। दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स, जो हमें क्या करता है, डोमेन के किसी पॉइंट पर अप्लाई होता है और हमें क्या आंसर देता है, एक्स प्लस ए वेयर ए इज़ इक्वल टू 1 2। ये भी जो फंक्शन है ना हमारा, ये भी फंक्शन हमारा आर स्क्वायर से किधर जा रहा है, आर स्क्वायर पे, 2 डायमेंशन पे। तो ये बेसिकली क्या करता है, डोमेन की जो भी चीज़ लेता है उसमें ए को क्या कर देता है, प्लस कर देता है। पिछली तो आइडेंटिटी मैपिंग थी ना, ये क्या कर रहा है, उसमें ए को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्योंकि जो रेंज हमने लेनी है बेसिकली कहाँ पे लेनी है, आर स्क्वायर में। अच्छा, तो अब अगर मैं सपोज़ करें पॉइंट कंसीडर करता हूँ x इज़ इक्वल टू 2 4, डोमेन का मैंने एक पॉइंट लिया है, डोमेन किस फॉर्म में, आर स्क्वायर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो देन f ऑफ 2 4, ये f ऑफ x, f किस पे अप्लाई हुआ है, x पे। तो इसने करना क्या उधर जाके कि x में a को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसने डोमेन में a को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो आप ऑर्डर पेयर के एडिशन को जानते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3 6 बन जाएगा। तो ये हुआ क्या है, ये ज्योमेट्रिकली चेक करें ज़रा इसको। ये जो पॉइंट था ना मेरा, ये पॉइंट जो था, ये पता है आपको 4 है वैल्यू, और ये कितनी वैल्यू है, 2 है। तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा ये पॉइंट था, फंक्शन अप्लाई करने से पहले मेरा ये पॉइंट था 2 4। जब मैंने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3 6। तो ये 6 है और ये क्या है, 3। तो मेरा पॉइंट तो यहाँ पर चला गया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप ज़रा गौर करें ना, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है, ये मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो गई है, ट्रांसलेशन। तो इस फंक्शन ने क्या किया है, ये जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, पिछला फंक्शन याद है ना, पिछला फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन था, उसने क्या किया था कि फंक्शन को चेंज ही कोई नहीं किया था। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन असल में किसी भी पॉइंट को लेगा और उसको क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा। इसने डोमेन का जो भी पॉइंट लेना है ना, उसको ट्रांसलेट करके इसने आगे आंसर हमें दे देना है। तो इस तरह की हम सारी पढ़ेंगे, फंक्शन वगैरह सारे पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप्स के, कोई ट्रांसलेट करेंगे, कोई हमें क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशंस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोज़ करें कि मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, किसके अंदर, आर स्क्वायर के अंदर। डोमेन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, और इनका आपस का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। डोमेन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं और उनका आपस का डिस्टेंस 3 मीटर है। अब सपोज़ करें इन 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं कोई फंक्शन अप्लाई करता हूँ। जैसे यहाँ पे पॉइंट था ना डोमेन का, उस पर क्या अप्लाई किया था आपने फंक्शन, ये सिंगल पॉइंट था। अब यहाँ पर मैं कितने पॉइंट ले रहा हूँ, 2 पॉइंट। और सपोज़ करें जब मैंने उन पर फंक्शन अप्लाई किया है तो ये पॉइंट्स इस तरह चेंज हो गए हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अभी भी उतना ही है। तो ये जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है, ये फंक्शन कैसा है कि डोमेन के 2 पॉइंट्स पे जब ये फंक्शन अप्लाई हुआ है तो रेंज में जाके उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इधर 3 मीटर था, तो जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है, सपोज़ करें मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ, तो ए और बी के दरमियान में भी रेंज के अंदर वही डिस्टेंस है जो कहाँ पर था, डोमेन के अंदर था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी, ऐसा फंक्शन था जिसने पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को प्रिजर्व रखा है, उनको चेंज नहीं होने दिया। तो जनाब ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो डिस्टेंस को चेंज ना होने दे, इसका एक स्पेशल नेम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्री बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है। आइसोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द फंक्शन विच प्रिजर्व्स द डिस्टेंस। देखें ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास डोमेन के अंदर एक रेक्टेंगल थी जिसके 4 पॉइंट हैं, ए बी सी और डी। उधर चल के अगर ये रेक्टेंगल
किस में चेंज हो जाए, ट्राई एंगल के अंदर। तो क्या ख्याल है, ये जो पॉइंट्स थे ए बी सी और डी जब ये उधर जाकर चेंज होंगे तो इनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि सारी शेप ही चेंज हो चुकी है आपकी। ये रेक्टेंगल से किस में बन गई है, ट्राई एंगल में चेंज हो गई है स्पेस में जाके। तो अब तो पॉइंट्स के दरमियान में डेफिनेटली डिस्टेंस चेंज होगा। तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया ये आइसोमेट्री नहीं है। आइसोमेट्री तो वो फंक्शन होगा ना जो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा, प्रिजर्व रखेगा। ठीक है, तो आइसोमेट्री की सिंपल सी डेफिनेशन है, ये ऐसा फंक्शन होता है जो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को क्या रखता है, मेंटेन रखता है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री की डेफिनेशन। व्हाट इज़ यूक्लिडियन ज्योमेट्री? ज्योमेट्री में मैंने क्या कहा है कि हमारे पास स्पेस के अंदर फिगर्स हुआ करेंगे और हम उन पे क्या अप्लाई किया करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस। वो पॉइंट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में भी होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने लगे हैं कि वो है हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री। इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री we discuss group of transformations acting on a figure that preserves the distance। अब इस बात को समझें, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हमने फिगर के ऊपर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है वो सारी की सारी कौन सी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस को क्या करती हैं, प्रिजर्व करती हैं। इसका मतलब है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री के अंदर हम बेसिकली क्या अप्लाई कर रहे होंगे, आइसोमेट्रीज ऑन अ फिगर। किसी भी फिगर के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर हम क्या अप्लाई कर रहे होंगे, आइसोमेट्रीज। क्योंकि आइसोमेट्री के बारे में तो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि आइसोमेट्री क्या चीज़ होती है, वो चीज़ होती है जो बेसिकली डिस्टेंस को क्या करती है, प्रिजर्व करती है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम फिगर्स के ऊपर ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते हैं जो डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देती, और बेसिकली वो जो डिस्टेंस को ना चेंज होने दें उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रीज। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप की आइसोमेट्रीज कौन कौन सी होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे ना, तो जैसे देखें मैंने इस फंक्शन की बात की थी ना कि जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस हम कहते हैं ये आइसोमेट्री है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ टाइप की आइसोमेट्रीज कौन कौन सी टाइप की आइसोमेट्रीज होती हैं। ट्रांसलेशन जो होती है हमारा, हम जो आइसोमेट्रीज की टाइप देखने जा रहे हैं उसमें सबसे जो पहली हमारे पास है वो है मेरे पास है ट्रांसलेशन अलोंग अ लाइन। इस बात को समझें। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, या मैं कहता हूँ एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका पॉइंट ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। मैंने इस पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मतलब है एक फंक्शन अप्लाई किया है जो इस बॉडी को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो ये बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे यहाँ तक आ गई है। तो फंक्शन क्या किया मैंने, इस बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया कि इस बॉडी को ट्रांसलेट करके लेके गया हूँ। लेकिन ट्रांसलेट करने से मुझे बताएं क्या ये जो रिलेटिव पॉइंट का डिस्टेंस था आपस में चेंज हुए। आप बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आप किसी बॉडी को उठा के ट्रांसलेट करके दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो ये तो नहीं होता ना कि जितना ए बी का डिस्टेंस यहाँ पे था जब आप उठा के वहाँ पे ले गए हैं ए और बी का डिस्टेंस बढ़ गया या ए बी का डिस्टेंस कम हो गया। आप घर में कितनी चीज़ें उठाते होंगे, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके जाते हैं जब उसको, तो ट्रांसफॉर्म मीन्स आप एक स्पेस से दूसरी स्पेस में लेके गए हैं उसको। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि वहाँ पर जाकर उनका डिस्टेंस चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, एक आइसोमेट्री होती है। आइसोमेट्री क्या है कि जब उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप चेंज करेंगे उसकी लोकेशन या स्पेस उसकी, तो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी जो है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि हम आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे, हम इसको रिफ्लेक्शन को समझेंगे। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, रिफ्लेक्शन के सबसे कॉमन एग्जांपल ये जो मिरर होता है आपका। अब आप सपोज़ करें ना कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, ये पर्सन है एक, और ये सेंटर में मिरर है। दूसरी साइड पे उसको अपना इमेज नज़र आएगा, ठीक है। तो दूसरी साइड पे बेसिकली जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो भी क्या होती है, रिफ्लेक्शन। तो इस मिरर ने क्या किया है, एक स्पेस से इसको किस स्पेस में ले गया, दूसरी स्पेस में। ये हम इसको बोलते हैं कि ये वो लाइन है जिसके अबाउट क्या हुई है, रिफ्लेक्शन हुई है। बात को समझ रहे हैं।
अब इसमें ये बात होगी हमारे पास कि रिफ्लेक्शन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखनी होती है उसमें। अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे मिरर की एक साइड पे आप खड़े हुए हैं, मिरर की दूसरी साइड पे जो आपको इमेज नज़र आ रहा है आपको, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो मिरर की दूसरी साइड पे वो ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है ना कि आपको इस तरह बड़ा हो गया नज़र आएगा या इससे मज़ीद छोटा हो जाएगा। जितना ऑब्जेक्ट आपको इधर नज़र आएगा आपके हाथ में, उतना ही मिरर की दूसरी साइड पे नज़र आएगा। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट को जब आप एक स्पेस से दूसरी स्पेस में लेके गए हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स के आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं हुए। मतलब इसको आप फंक्शन, ये डोमेन और ये रेंज है, तो जब आप इसको डोमेन से किस में लेके गए हैं, रेंज में लेके गए हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेटिव डिस्टेंस थे वो डिस्टेंस चेंज नहीं हुए। लेकिन आपको जितना आइज़ का जो आपस में डिस्टेंस है वो आपको रियल है, जो मिरर की दूसरी साइड पर उतना ही नज़र आएगा ना आपको। ये तो नहीं है आपकी आइज़ एक्सपेंड हो गई उधर या कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, ये भी बेसिकली एक टाइप होती है किसकी, आइसोमेट्री की, कि जब ट्रांसफॉर्म करके लेके जाती है दूसरी स्पेस में तो इनके रिलेटिव जो डिस्टेंस होते हैं पॉइंट्स के वो आपस में चेंज नहीं होते। नेक्स्ट क्या है ये हमारे पास, रोटेशन। रोटेशन भी एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है हमारे पास। इसको आप कैसे समझेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको इसी तरह ब्लॉक की एग्जांपल ले लेता हूँ, ABCD। अब अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँ, ट्रांसफॉर्म करके सपोज़ करें ये ऐसे बन गया कि यहाँ पे A आ गया, यहाँ पे B आ गया, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, D आ गया। ये रोटेट कर गया ना, इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है, राइट। तो रोटेट करने से ये पॉइंट A यहाँ पर आ गया, B इधर आगे चला गया, C इधर ऊपर चला गया और B इधर चला गया। ये रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मैंने इसको एक रोटेशन करवाई है। तो रोटेशन करने से ये A और D का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे फिगर में तो ये प्रॉपर फिगर नहीं बनी, लेकिन आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं रियल लाइफ में भी, जब आप किसी चीज़ को रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करने से जो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में आपस में डिस्टेंस तो चेंज नहीं होता ना आपका। आपने कोई एक चीज़ पकड़ी हुई है, उसको रोटेट कर रहे हैं आप, ठीक है। ये बॉल पॉइंट है, बॉल पॉइंट को अब इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस मेरे सामने है। अब अगर मैं इस बॉल पॉइंट को रोटेट करता रहूँ तो रोटेट करने से तो ये तो नहीं है ना कि इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस आपस में चेंज हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स का, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्म तो कर रहा हूँ, इसको चेंज तो कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, बॉल पॉइंट के ऊपर, लेकिन उससे रिलेटिव डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो रहा ना मेरा। तो बेसिकली हम कहते हैं कि फिर ये रोटेशन भी हमारी क्या बन जाती है, एक आइसोमेट्री बन जाती है हमारे पास। आगे ग्लाइड रिफ्लेक्शन है। ग्लाइड रिफ्लेक्शन में हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्शन करते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे ग्लाइड रिफ्लेक्शन को। तो आइसोमेट्रीज़ को काइंडली समझें। आइसोमेट्रीज़ वो फंक्शन होते हैं जो किसी फिगर पे अप्लाई होंगे तो रेंज के अंदर ये नहीं होगा कि डिस्टेंस, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पढ़ी होनी है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या करती है, वो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जो जिस एलिमेंट पे अप्लाई होती है, अगर वो फॉर एग्जांपल इस लेवल के रेक्टेंगल पे अप्लाई हुई है तो मैग्नीफाई करके वो रेक्टेंगल बड़ी कर देगी। तो मैग्नीफाई करने से तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस और था, तो जब ये ट्रांसफॉर्म हुई है तो पॉइंट्स का डिस्टेंस बढ़ गया है, तो ये आइसोमेट्री नहीं कहलाएगी। आइसोमेट्री में हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस क्या रहता है, पॉइंट्स का रिलेटिवली क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है हमारे पास। अच्छा, ये अब हमने कुछ आइसोमेट्रीज डिस्कस करनी है, जिनमें सबसे जो पहली देखें, ये तो मैं आपको ग्राफिकली बता रहा हूँ ना। अब मैथमेटिकली अगर मुझे कहे जी कि मुझे कोई चीज़ ट्रांसलेट करके बताओ, मुझे मैथमेटिकली कोई चीज़ कहे कि रिफ्लेक्ट करके बताओ, रोटेट करके बताओ, तो हमने तो मैथमेटिक्स पढ़नी है ना उनकी। कि अगर मुझे कोई कहे जी कि मैं आपको ये रेक्टेंगल दे रहा हूँ और मुझे आपने इसको मैथमेटिकली क्या करके देना है, ट्रांसलेट करके देना है या रोटेट करके देना है, या आपने मुझे ये जो मैं आपको कोई रेक्टेंगल दे रहा हूँ इसको मुझे आपने रिफ्लेक्ट करके देना है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन आइसोमेट्रीज़ को मैथमेटिकली हम कैसे देखते हैं, कि मैथमेटिकली किसी चीज़ को ट्रांसलेट, रोटेट, रिफ्लेक्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे हैं जी आइसोमेट्री को, बेसिकली हम क्या पढ़ने लगे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ने लगे हैं। रिफ्लेक्शन
क्या चीज़ है, ये मैंने आपको जो मिरर की एग्जांपल दी है, इसमें क्या होगा, एक डोमेन होगी और बीच में कोई ना कोई लाइन आती है और लाइन की दूसरी साइड पे हमें क्या नज़र आ रही होती है, रिफ्लेक्शन। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अबाउट हम क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्शन की क्या होती है, कि मैथमेटिकल, अगर हम देखना चाहें कि मैथमेटिकली रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला आर्टिकल जो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रहा है वो हम आइसोमेट्रीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। और आइसोमेट्रीज हमारी कौन सी, जो पहली आइसोमेट्री हम स्टार्ट करने लगे हैं वो रिफ्लेक्शन हमारे पास। अब रिफ्लेक्शन के लिए बेसिकली ये टॉपिक हमारा सारा रिफ्लेक्शन का ही लिखा हुआ सारा इसमें, कि अब सपोज़ करें ना इसमें कि हमारे पास कंसिडर अ पॉइंट P(x,y). अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना काइंडली, कि ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और ये सेंटर में समझ लें मैंने मिरर रखा है। मिरर रखने से ये मेरा पॉइंट जो P है ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे क्या बन गया, P'(x'), जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल दी थी ना, कि ये मेरे पास कोई पॉइंट है और ये सेंटर में मिरर रखा है और दूसरी साइड पे उसका इमेज नज़र आएगा। तो ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्शन को हम डिस्कस करने लगे हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से लेने लगे हैं, एक पॉइंट से, कि सपोज़ करें ये एक पॉइंट है जो जिसकी जो रेडियल लाइन है, सपोज़ करें ये डिस्टेंस r है, ठीक है, और ये इसकी रेडियल लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, फाई एंगल बना रही है। और ये वो लाइन है जिसके अबाउट, ये समझ लें, हम इसको कॉमन वर्ड में कहा करेंगे कि ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये वो लाइन होती है जिसके अबाउट आपने क्या मालूम करनी होती है, रिफ्लेक्शन, इसकी दूसरी साइड पे रिफ्लेक्शन जाती है। ये जो मिरर वाली लाइन है ना, मिरर वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है हमारे पास। तो पॉइंट वाली लाइन फाई एंगल बना रही है, मिरर वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और ये जो पॉइंट P(x,y) था ये रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड पे गया है और क्या बन गया, P'(x', y'। तो हम ज़रा देख लेते हैं इसको। कंसिडर अ पॉइंट P(x,y) इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन OD। ये कौन सी लाइन है, OD, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, विच मेक्स एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद x एक्सिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आगे चल के जब हम प्रॉब्लम्स की सॉल्व करेंगे ना, तो प्रॉब्लम्स के अंदर वो हमें बातें बताया करेगा कि लाइन जो है वो x एक्सिस के साथ एंगल इतना बना रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इस आर्टिकल के अंदर उस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं, थीटा का नाम दे रहे हैं, कि जो मिरर वाली लाइन है ना वो x एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। लेट P'(x', y' बी रिफ्लेक्शन ऑफ P(x,y) और P'(x', y' बेसिकली क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन है P(x,y) का। अच्छा, यूजिंग द फैक्ट दैट ODP जो एंगल है, ये बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट, ये दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो एक है हमारे पास कि ये जो एंगल है ODP, ये जो बनने वाला एंगल है, मतलब ओरिजिनल साइड से जो लाइन आ रही होती है वो मिरर वाली लाइन के साथ जितने एंगल बना रही है, उतने ही जो रिफ्लेक्शन वाली साइड से लाइन आ रही होती है वो इसके साथ एंगल बना रही होती है। ये रूल होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन का, कि ओरिजिनल साइड से मिरर वाली लाइन तक जो एंगल बन रहा है उतना ही रिफ्लेक्शन वाली साइड से क्या लिखा हुआ है, ODP' होगा। ये D' नहीं है, ODP'। जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है ना वो सेंटर में होता है, ODP'। और फर्दर जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ है ना, हम उनको यूज़ करके अगर ये दोनों एंगल सेम हो ना तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो इट कैन बी प्रूव्ड दैट कि जितना डिस्टेंस P का इस ओरिजिन से है ना उतना ही डिस्टेंस हमारे पास किसका होगा, P' का ओरिजिन से। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एंगल्स की फॉर्म में मौजूद हैं। तो बात यहाँ से लेके यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि P(x,y) एक पॉइंट था हमारे पास,
ओ डी क्या है, मिरर वाली लाइन है, और पी डैश एक्स डैश वाई डैश उसकी क्या है हमारे पास रिफ्लेक्शन है। अब फैक्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि जितना ओरिजिनल साइड से मिरर वाली लाइन तक एंगल होता है उतना ही जो रिफ्लेक्शन वाली साइड से लाइन आ रही होती है उसका मिरर वाली लाइन के साथ एंगल होता है। और इस फैक्ट को यूज़ करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जितना डिस्टेंस पॉइंट पी का ओरिजिन से है उतना ही डिस्टेंस किसका है, पी डैश का, कहाँ से, ओ से, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आर का। अच्छा, अब जो बात नेक्स्ट आपने इसमें समझनी है ना कि ये जो ट्राइंगल है हमारी ओ पी पी डैश, ओ पी पी डैश, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल आ जाएं, क्योंकि ओ से पी तक कितना है, आर, ओ से पी डैश तक भी कितना है, आर, तो इसकी दो साइड्स आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल। मैं ट्राइंगल को ज़रा साइड पे बना देता हूँ। ये ओ है, ये पी, और ये क्या है, पी डैश, इनके दरमियान में पॉइंट डी था। तो अब ये साइड भी आर है और ये साइड भी क्या है, आर है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से जो आप नीचे लाइन लेके आते हैं सामने, ठीक है, जिसको अल्टीट्यूड भी आप कह सकते हैं, अल्टीट्यूड नहीं, सामने आप जो सामने वाली साइड पर लाइन लेके आते हैं, तो ये याद रखें कि ये जो ऊपर एंगल होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये ऊपर दोनों बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। दोनों बनने वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आगे चल के हम यूज़ करेंगे इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको पता है कि किसी पॉइंट की अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने का क्या तरीका होता है कि पहले आप उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं। अब चूँकि पॉइंट पी का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस था, आर था, और दूसरा आप देखते हैं उस पॉइंट का ओरिजिन से, मतलब जो पॉइंट को ओरिजिन से लाइन मिला रही है उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है। जैसे अगर मैं उसको दोबारा रिपीट करूँ ना, तो आप पॉइंट पी को चेक करें ज़रा ध्यान से। पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, आर, तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, आर। और दूसरी बात क्या है कि ओ पी जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, फाई, तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, फाई होगा। किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स जब लिखे जाते हैं ना, तो पहले क्या आता है यहाँ पे, उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, और फिर जो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पर वो एंगल आता है। ये किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि लेट पी आर फाई बी द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, देन पी डैश। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको, जितना ओ से पी तक का डिस्टेंस है, यहाँ पर पॉइंट है ना पी आपके पास, ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, डी है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, पी डैश है। पिछली डायग्राम अगर आप माइंड में रखें तो पी डैश के ज़रा पोलर कोऑर्डिनेट्स चेक करें कौन कौन से हैं। मैंने क्या बताया था, जितना ओ से लेके पी तक है उतना ही क्या है, ओ से लेके पी डैश तक है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आता है, जितना उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब दूसरी बात क्या है जी कि वो पॉइंट, उस पॉइंट को जो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये टोटल एंगल जो है। अब ये डायग्राम ज़रा थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसको ध्यान से समझना है कि पी डैश का मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। देखें पी का तो साफ एंगल था, कितना है, फाई। डी का कितना एंगल था एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। अब मैं पी डैश का फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पी डैश का एंगल फाइंड करना उसमें बड़ा आसान है हमारे लिए कि ज़रा गौर से देखें कि ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, इस पूरे एंगल में से नीचे वाला एंगल मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा माइनस फाई। बात समझ आइए। ये जो एंगल मैं ले रहा हूँ पी से लेके डी तक का, पी से लेके डी तक का जो एंगल है वो क्या होगा,
ये जो थीटा वाला पूरा एंगल है नीचे से लेकर यहाँ तक, उसमें से ये फाई वाला एंगल माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल बच जाएगा, थीटा माइनस फाई। और मैंने भी क्या बताया था आपको कि ये ओ पी क्या है, आर है, और ओ पी डैश भी क्या है, आर है, और इसके दरमियान में जो यहाँ से लाइन आएगी तो यहाँ पर बनने वाले दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन की थी ना बात ये वाली, कि ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, इसके वर्टेक्स जो लाइन लाई जाए सामने वाली साइड पे, तो यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी डैश का टोटल एंगल हम मालूम करने के लिए जी क्या करेंगे जी, पी डैश का टोटल एंगल क्या बनता है, पहला एंगल बनेगा थीटा माइनस फाई, फिर कौन सा, थीटा माइनस फाई, और नीचे वाला फाई जी, यही बनेगा ना। मेरे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ मैं, पहला ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, और तीसरा ये पार्ट है। तीनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास देखें कंप्लीट एंगल बन जाएगा। पहला एंगल अगर इसको मैं x का नाम दे देता हूँ, x से लेकर p तक वो कितना बन जाता है, फाई, फिर p से लेकर d तक कितना, थीटा माइनस फाई, फिर d से लेकर p डैश तक कितना बन गया, थीटा माइनस फाई, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ से सारे एंगल्स को ऐड करें ना, थीटा माइनस फाई प्लस थीटा माइनस फाई प्लस फाई, तो एक फाई और फाई कैंसिल हो जाएंगे, थीटा प्लस थीटा कितना बन गया, 2 थीटा, और माइनस क्या आ गया, फाई आ गया। तो इसका मतलब है पी डैश का जो टोटल एंगल बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 2 थीटा माइनस फाई। तो देखेंगे आप इसके पोलर कोऑर्डिनेट समझना आसान होंगे। पी डैश के पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, पहला तो डिस्टेंस r, और फिर एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो कितना है मेरे पास है, 2 थीटा माइनस फाई विल बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश एक्स डैश वाई डैश। अब आपको बड़ा क्लियरली पता है कि जब भी किसी पॉइंट का ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये इसके कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और ये जो आर थीटा होते हैं ये उसके कौन से होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो रिलेशन आपको पता है, वी नो दैट फॉर पी x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन फाई। यहाँ पे p मेंशन करना ज़रूरी है उसमें, क्योंकि देखें ना x y किसके कोऑर्डिनेट थे, p के। x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, ये जो एंगल यूज़ होता है ये उस पॉइंट का यूज़ होता है। y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस और ये एंगल यूज़ होता है। सिमिलरली मुझे बताएं ये x डैश y डैश क्या आते हैं, ये x डैश y डैश p डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो इसका जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा कि x डैश इज इक्वल टू आर कॉस, उसका जितना एंगल है, एंगल कितना था, p का तो फाई था ना, p डैश कितना था, 2 थीटा माइनस फाई, y डैश इज इक्वल टू आर साइन 2 थीटा माइनस फाई मेरे पास आ गया। ठीक है, ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, p के और p डैश के, कार्टेशियन के और पोलर के आपस में क्या लिख रहा हूँ, रिलेशन लिख रहा हूँ। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला पता है आपको, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, आर को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। इसी तरह यहाँ पे साइन 2 थीटा माइनस फाई का ये फार्मूला इसमें देख लें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, आर को मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें ज़रा एक बात ध्यान से देखनी है कि ये जो वैल्यू है आर कॉस फाई, आर कॉस फाई हमारे पास किस में चेंज हो गई है, एक्स में। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ था, आर साइन फाई, आर साइन फाई किस में चेंज हो गया, वाई में हमारे पास। ये बात समझ आ गई है। यहाँ पे क्या था, ये आर कॉस फाई ये किस में चेंज हो गया, एक्स में। ये क्या था, आर साइन फाई ये किस में चेंज हो गया, वाई में चेंज हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है ना मेरे पास, एक ये वाली इक्वेशन है और एक वाई डैश वाली इक्वेशन है, इसको मैं किस में लिख रहा हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखूँगा कि एक्स डैश वाई डैश है, इसके सामने एक्स डैश के सामने क्या आ गया, एक्स कॉस 2 थीटा प्लस वाई साइन 2 थीटा, ये वाली वैल्यू। और वाई डैश के सामने कौन सी वैल्यू है, एक्स साइन 2 थीटा माइनस वाई कॉस 2 थीटा, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई। आप अगर मज़ीद को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये जो चीज़ है ये सारी इस मैट्रिक्स के इक्वल होती है। आप मल्टीप्लाई अगर चेक कर सकते हैं, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे होती है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो को कॉलम के साथ। एक्स कॉस 2 थीटा प्लस वाई साइन 2 थीटा ये बन जाएगा,
फिर एक्स साइन टू थीटा माइनस वाई कॉस टू थीटा, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इट मीन्स एक्स डैश वाई डैश दिस इज़ इक्वल टू कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई। अब आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, पी डैश है, और ये क्या है, पी है। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पी को किया क्या था, रिफ्लेक्ट किया था, तो रिफ्लेक्शन के बाद नया पॉइंट कौन सा बन गया था, पी डैश हमारे पास। और इसका सिंपल मतलब क्या है हमारे पास है कि इस बात को समझें कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है और मैंने उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट को इस मैट्रिक्स के साथ क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई, और आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगी, रिफ्लेक्शन। जिस तरह देखें ना, ये पॉइंट पी है और एक्स डैश वाई डैश क्या है, उस पॉइंट पी की रिफ्लेक्शन। तो मैं जिस तरह आपको ग्राफिकली आगे बता रहा था ना कि पॉइंट पी और बीच में मिरर रखे हैं, दूसरी साइड पे रिफ्लेक्शन नज़र आती है, तो ये हमने इसको क्या कर दिया है, मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने बता दिया है कि अगर किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है तो उसके साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, तो वो मैट्रिक्स, वो पॉइंट जो है हमारा, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसमें ये बात ये याद रखनी है कि व्हाट इज़ थीटा, थीटा असल में एंगल है मिरर वाली लाइन का। कौन सी लाइन का, मिरर वाली लाइन का ये एंगल है हमारे पास, जो मिरर वाली लाइन हमारे पास किसके साथ बना रही होती है, एक्स एक्सिस के साथ। तो सिंपल ये जो एक्स डैश वाई डैश है ना, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास डोमेन के ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, फंक्शन अप्लाई हुआ है, और उसने हमें क्या दे दिया है, ए एक्स। इस बात को समझें कि जो एक्स डैश वाई डैश है, इसका मतलब है ये डोमेन पे क्या अप्लाई हो चुका है फंक्शन, और किस में चला गया, ये रेंज में। तो ये वो नंबर है डोमेन का, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला एक मैट्रिक्स, जिसको मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कि विच कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। वो जो मैंने पीछे लिखा हुआ था ना, एक्स डैश वाई डैश दिस इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा इंटू एक्स वाई, उसको मैंने क्या लिख दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स, वेयर ए इज इक्वल टू कॉस टू थीटा साइन टू, ये लिखा हुआ है। ए इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस आर्टिकल में हमने क्या देखा है कि अगर हमने रिफ्लेक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम मैथमेटिकली रिफ्लेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि शो दैट मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने शो करना है कि जो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये जो ए मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, अगर उसके साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सा मैट्रिक्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने से आंसर आई आ जाए तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स कौन सा बन गया, ऑर्थोगोनल। और हमने मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को कौन सा मैट्रिक्स शो करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही। तो ये देखते हैं प्रॉब्लम जी। मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉस टू थीटा, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तो ये ए का ट्रांसपोज आ गया। अब अगर आप ए के साथ ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन के सामने है, कॉस टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर टू थीटा, साइन टू थीटा इंटू साइन टू थीटा साइन स्क्वायर टू थीटा। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम आ जाए, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा। फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ ये बन गया, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ ये बन गया, तो ये साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा 1 बन जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये तो गेन क्या बन जाएगा 1 ए इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आई के। दिस इम्प्लाइज ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि अगर हमने रिफ्लेक्शन करनी है मैथमेटिकली तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दी जाएगी हम उसके साथ सिंपली इस मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या कर दिया करेंगे, मल्टीप्लाई, और उससे हमारा वो जो पॉइंट होगा, जो डायग्राम होगी, वो बेसिकली क्या हो जाया करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाया करेगी दूसरी साइड पे। अच्छा ये नोट जो बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, फ्रॉम नाउ इफ़ वी वांट रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अबाउट लाइन,
मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस वी जस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद इट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि इस पॉइंट x को अगर मैंने रिफ्लेक्ट करना है, ये समझ लें कि x हमारा क्या था, एक्स वाई। तो एक्स वाई के साथ मैंने जब a को मल्टीप्लाई किया है तो f ऑफ x आ गया। f ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल था, x डैश y डैश की। ठीक है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन का। क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3g। ये है जी हमारी फिगर डोमेन की, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन अगर आपने ये फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है इसे किस तरह फाइंड किया जाता है। आप इसमें x को 0 पुट करें, y की वैल्यू निकालें 0 3, इसका y इंटरसेप्ट बन जाएगा। और अगर आप y 0 पुट करें तो x की वैल्यू -3/2 -1.5, और उनको दोनों को ज्वाइन करके आप क्या ड्रा कर लेते हैं, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले समझना, ये रिफ्लेक्शन के हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं। अब देखें इस लाइन को हमने क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विद द लाइन, ये वो जी मिरर वाली लाइन के बारे में बता रहा है आपको। पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एंगल π/4 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। अब बात को समझें कि ये जो मिरर वाली लाइन है ना, ये मिरर वाली लाइन है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये समझ लें कि मिरर है। तो अब ये एक लाइन है मेरे पास, इसका मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, मिरर। तो जब मिरर रखूँगा तो इस लाइन की दूसरी साइड में मुझे क्या नज़र आएगी, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन मैंने मालूम करनी है। तो अब मैं क्या काम करूँगा, सिंपली मुझे पता है कि वो जो मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, मैंने उसको इस लाइन के साथ या इस लाइन के एक पॉइंट के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जब मैं इस लाइन के, अब उसको प्रोसीजर में ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा ज़रा यहाँ पे, कि वो जो मिरर वाली लाइन है वो एंगल कितना बना रही है, π/4 बना रही है हमारे पास। किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा जी, इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है हमारे पास। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो जब भी आपने किसी भी फिगर को ट्रांसफॉर्म करना होगा ना, उसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, रोटेशन फाइंड करनी है, ट्रांसलेशन फाइंड करनी है, तो ये नहीं हुआ करेगा कि हम पूरी फिगर को ही ट्रांसफॉर्म किया करेंगे। हम सिंपल क्या सिलेक्ट किया करेंगे, उसका एक पॉइंट। ये हमारा रूल होगा। आगे भी जितने हम क्वेश्चन करेंगे हम एक पॉइंट सेलेक्ट किया करेंगे। अब इस पूरी लाइन का मैं एक क्या सिलेक्ट करूँगा, एक पॉइंट। लेट P(x,y) बी एनी पॉइंट ऑन लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इस ऊपर वाली लाइन पर एक पॉइंट मैंने ले लिया 2x प्लस 3, एंड P(x,y) बी आर्बिटरी पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन। ये जो दूसरी साइड पे इस लाइन की क्या नज़र आ रही है हमें, रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर समझ लें कि मैंने कोई आर्बिटरी पॉइंट ले लिया है। इस आर्बिटरी पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया है, x डैश y डैश का। और इधर कोई आर्बिटरी पॉइंट है मेरे पास, कौन सा, P(x,y). बात समझ रहे हैं ना। जो डोमेन वाली लाइन है उसके ऊपर आर्बिटरी पॉइंट P(x,y) है, और जो रेंज जो है, जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइन है उस पर आर्बिटरी पॉइंट कौन सा है, P(x,y). अच्छा जी, अब इसके बाद क्या बात है जी, हमारे पास क्या है, देन वी नो दैट फॉर रिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होती है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू ax। किसी भी पॉइंट को अगर रिफ्लेक्ट करके लेके जाना है तो हम क्या काम करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू ax करते हैं, इक्वेशन अप्लाई। अब हमने किसी भी पॉइंट को, पूरी फिगर को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो क्या रूल हुआ करेगा, हम उसका क्या सिलेक्ट किया करेंगे, एक पॉइंट, और ये इक्वेशन लगा के उस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके लेके जाया करेंगे, और देखेंगे कि हमारी उधर शेप क्या बन रही है। हमें पता है कि मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन की क्या चाहिए, किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल टू cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है जी, कि यहाँ पे जो मिरर वाली लाइन है, मिरर वाली लाइन हमारा x एक्सिस का कितना एंगल बना रही है, π/4। और हमने आर्टिकल के अंदर देखा हुआ है कि बेसिकली वो मिरर वाली लाइन एंगल बना रही होती है, वो किसकी वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू। आपको याद है उस आर्टिकल के अंदर क्या था, पॉइंट P कितना एंगल बना रहा था, फाई, और ऊपर जो D वाली लाइन थी वो कितना एंगल बना रही थी, थीटा। आर्टिकल के अंदर हमने इसको देखा था।
ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा हूँ मैं कि अब मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपने बेसिकली थीटा की वैल्यू पुट करनी होती है। वो जो मिरर वाली लाइन हर क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा आपको। तो ए इज इक्वल टू cos 2 इंटू पाई बाई 4 sin 2 इंटू पाई बाई 4 sin 2 पाई बाई 4 माइनस cos 2 पाई बाई 4। तो ये बन गया cos पाई बाई 2 sin पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू को पता क्या होती है 0, sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1। और मुझे पता है कि डोमेन का नंबर कौन सा मैंने लिया हुआ है, x जो डोमेन का नंबर है वो एक्स वाई पॉइंट था। और एफ ऑफ एक्स क्या होता है, रेंज का नंबर। क्योंकि डोमेन के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई हो जाए तो ये डोमेन तो ना रही ना, ये क्या बन जाएगी, रेंज। तो वो कौन सा है, एक्स डैश वाई डैश। तो ये वो मैंने जो इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स डैश वाई डैश के। ये क्या है, ए मेरे पास, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो अब अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन से, तो एक्स डैश वाई डैश किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एक्स। 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, वाई आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, ये एक्स आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनी है इक्वेशन नंबर 3। एक्स डैश किसके इक्वल आ गया, वाई के, और वाई डैश किसके इक्वल आ गया, एक्स के। एक्स डैश इक्वल है वाई के और वाई डैश किसके इक्वल है, एक्स के। अगर मैं ज़रा इस इक्वेशन को इसी को आगे ज़रा चलाऊँ तो y डैश इज़ इक्वल टू एक्स। अब मुझे बताएं ये किसका नंबर है, रेंज का। ये किसका नंबर है, डोमेन का। बिकॉज x डैश वाई डैश रेंज के हैं और एक्स वाई किसके हैं, ये x डैश वाई डैश रेंज के हैं और एक्स वाई डोमेन के हैं। तो पहले तो मैं काम करूँगा ना, अगर मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन बना करेगा ना लास्ट में कि डोमेन रेंज का नंबर किसके इक्वल है, डोमेन के। तो जिस डोमेन के नंबर के इक्वल हुआ करेगा ना, मैं क्वेश्चन के स्टार्ट में चला जाया करूँगा। क्वेश्चन के स्टार्ट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये एक इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ से आपने उस नंबर की वैल्यू निकाल लिया करनी है, ठीक है, जो नंबर लास्ट में चल के आपके पास बना है। यहाँ पर रेंज के नंबर के इक्वल डोमेन का जो भी नंबर आया करेगा उस नंबर की वैल्यू हम कहाँ पर जाया करेंगे, क्वेश्चन के स्टार्ट में। क्वेश्चन के स्टार्ट में जाके उसकी वैल्यू निकाला करेंगे। तो आप फ्रॉम 1 से अगर x की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगी 1/2 y माइनस 3 आ जाएगी वैल्यू आपके पास। अब भी देखिए ना, ये रेंज का नंबर है, ये किसका नंबर है, डोमेन का। अब बात ये है कि ये जो इक्वेशन दी गई थी आपको y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये तो डोमेन के नंबर नज़र आ रहे हैं दोनों साइड पे। ये भी डोमेन का नंबर है, ये भी डोमेन का मतलब है रिफ्लेक्शन से पहले। तो अब ये जो आंसर है मेरे पास, अभी भी जो आंसर बन रहा है ये वाला आंसर y डैश इज इक्वल टू हाफ y माइनस 3, तो ये पूरा रिफ्लेक्शन के बाद वाला तो नहीं बन रहा ना, ये नंबर रिफ्लेक्शन के बाद वाला है और ये नंबर कौन सा, रिफ्लेक्शन से पहले वाला है। तो इसके लिए फिर मैं जनाब इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँगा। इक्वेशन नंबर 3 में जाके ज़रा चेक करें y किसके इक्वल है, x डैश के। तो अगर मैं y की जगह पे x डैश रिप्लेस कर देता हूँ तो y डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स डैश माइनस 3। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना, ये आपका ये मैट्रिक्स नहीं है, ये ब्रैकेट है आपकी, ठीक है, ये ब्रैकेट है। विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आया है कि स्टार्टिंग इक्वेशन मेरे पास क्या थी जी, y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 और रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन गया है, ये बन गया। ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन है। बात को समझे ना कि ये डोमेन के अंदर क्या है, लाइन। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक लाइन देख रहे हो, जब उसके सामने मिरर रखें तो मिरर के दूसरे सामने साइड वाली साइड पे आपको लाइन सर्कल बनी हुई नज़र आए। बात समझ रहे हैं कि ये लाइन है, तो जब उसकी रिफ्लेक्शन करनी है तो वो भी उधर जाके क्या बनेगी, एक लाइन ही बनेगी ना। अब ये लाइन कैसे होती है, आप लाइन कैसे फाइंड करते होते हैं, उसका y 0 पुट करें तो x डैश का आंसर निकाल लें। तो याद रखें ये इसमें बड़ी सिमेट्री होती है। जब भी आप किसी लाइन को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, इस बात पर ज़रा गौर कीजिएगा, जब भी किसी लाइन को आप रिफ्लेक्ट करते हैं ना इस तरह कि वो लाइन पाए बाय मतलब मिरर वाली लाइन अगर पाए बाय 4 एंगल बना रही है, तो आप ज़रा मिरर के पहले जो था, जो ओरिजिनल लाइन थी, उसका ज़रा y इंटरसेप्ट चेक करें कहाँ पे जा रहा था, 3 पे।
तो अगर आप मिरर की दूसरी साइड पे चेक करें तो उसका एक्स इंटरसेप्ट कहाँ पे जा रहा है, 3 पे। ये इंटरसेप्ट मालूम करने का पता है ना आपको। ये डैश वाली इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x 0 पुट करेंगे तो y वाला इंटरसेप्ट आ जाएगा। अब ज़रा मिरर की दूसरी साइड पे जो पहली लाइन थी ओरिजिनल लाइन, उसका x वाला इंटरसेप्ट चेक करें, क्या था, -1.5। और आप ज़रा मिरर की दूसरी साइड पे इस लाइन का y वाला इंटरसेप्ट चेक करें, -1.5। तो हुआ क्या है बेसिकली कि रिफ्लेक्शन करने से जो लाइन के इंटरसेप्ट्स थे वो आपस में क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमें डोमेन के अंदर एक फिगर दिया करेगा और वो कहा करेगा कि उसकी क्या फाइंड करें, रिफ्लेक्शन। लाइन का एंगल लाजमी, मिरर वाली लाइन का एंगल लाजमी बताया करेगा। वो हम कहाँ पे यूज़ किया करेंगे, थीटा वाली जगह पे। और उसके बाद हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई किया करेंगे जी, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी कौन सी है, f(x) = ax। यहाँ पर a लेकर लास्ट में कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये हर दफ़ा यहाँ पर 2 रिलेशन बना करेंगे। तो किसी एक रिलेशन को चूज़ करके आपने वो स्टार्ट में जाके वैल्यू पुट करनी है और दोबारा एक दूसरी इक्वेशन यूज़ करके सारी की सारी आपने रिफ्लेक्शन के बाद वाले नंबरों में इक्वेशन लेके जानी होती है। तो जो नेक्स्ट है, इससे आगे हम इसको मज़ीद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।